Hello students, today in this video we are going to read your poem lesson 8 on killing a tree. आज के इस वीडियो में हम आप पढ़ने जा रहे हैं on killing a tree. ये बहुत अच्छी पोएम है जिसका टाइटल से आपको पता लग रहा होगा कि पेड़ को मारना, उसकी हत्या करना, उसको किल करना, ये इसका टाइटल पोइट ने रखा है। तो इस टाइटल से आपको क्या लगता है कि क्या इसमें किसी पेड़ की हत्या की जा रही है? क्या ये संभव है? क्या ऐसा होता है? और जब कोई पेड़ को काटने वाला जो ट्री चॉपर रहता है, जो पेड़ को काट करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में करता है, वो क्या करता है उस समय, वो इस पोएम में हम देखेंगे। ऑन किलिंग अ ट्री ऑन अ फॉर्मल लेवल इज एन आयरनिक स्टेटमेंट taunting the tree chopper how to chop it. ये जो पोइम है ये एक फॉर्मल लेवल पे एक आयरनिक स्टेटमेंट है, एक तरह से व्यंग किया गया है, टॉन्ट किया गया है एक पेड़ जो काटने वाला होता है ट्री चॉपर, उस पर कि वो कैसे पेड़ को काटता है। Indirectly he laments, the poet laments that trees are relentlessly chopped and that causes grave harm to the ecology and environment. अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम पोएट का विचार देखें तो वो यहाँ पर एक लेमेंट, शोक भी मनाता है, दुख भी मनाता है कि कैसे पेड़ को लगातार बिना रुके रिलेंटलेसली काटा जाता है, उसको चॉप्ड किया जाता है और कितना नुकसान उससे हमारे वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोलॉजी सिस्टम को होता है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। द पोएम इज ऑल्सो ए सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इविल इन मैन। इसके अलावा ये पोएम उस बुराई को भी इंटरप्रेट करती है जो कि किसी आदमी के अंदर रहती है। उस बुराई को सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है कि पेड़ को काटना कितना बुरा होता है। द पोएट आस्क्ड हाउ इविल शुड बी एलिमिनेटेड लाइक द ट्री विच इफ नॉट चॉप्ड प्रॉपरली शैल राइज अगेन। कभी ये भी इसमें दिखाने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार से हम मन के अंदर से बुराई का सफाया करते हैं, तो जो पेड़ काटने वाला होता है, जैसे कि वो पेड़ को टुकड़ों टुकड़ों में काटता है, पूरी तरीके से काटता है, और यदि पूरी तरीके से उसको चॉप्ड नहीं किया गया तो पेड़ में से द्वारा से शाखाएं आ जाती हैं, पेड़ द्वारा से उग आता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी निकालना चाहिए, मगर जड़ से खत्म करना चाहिए उन बुराइयों को, उन इविल्स को, नहीं तो वो द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। थर्डली, तीसरी बात यहाँ जो बताई गई है पोएम में, द पोएम थ्रू द मेटाफर ऑफ द ट्री गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मोरल दैट व्हेन वी हैव एनी काइंड ऑफ वर्क इन हैंड इट मस्ट बी फिनिश्ड सिस्टमैटिकली। कविता में मेटाफर भी आया है जो कि पोएटिक डिवाइस होती है। आप जानते हैं ए डिवाइस विच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स और क्वालिटीज, जो दो अनलाइक थिंग्स और क्वालिटीज बताता है कंपेयर करते हुए डिवाइस, वो मेटाफर होता है। तो सिस्टमेटिकली कैसे कोई काम अपने हाथ में लेते हैं और वो किस प्रकार से हमें खत्म करना है, ये स्ट्रॉन्ग मोरल भी पेड़ के काटने के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की गई है। द परसुएंस ऑफ दीज नॉर्म्स टू डू एनी वर्क टू इट्स अल्टीमेट फिनिश इज वॉट इज डिजायरेबल इन ऑल एंड एवरी वे। इनवर्सली the poet laments the cruelty of man towards the trees which sustain our life and don't take anything from us. यदि हम एक और तरीके से सोचें तो कभी इसमें शोक जताते हुए ये भी कहता है कि आदमी कितना क्रूएल होता है, अत्याचारी होता है, उसकी क्रूएलिटी को बताया गया है मैन की, कि वो पेड़ को जो हमारे जीवन को बनाए रखता है, पेड़ से ही हमारा जीवन होता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें पानी देता है, तमाम तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमसे जुड़ा हुआ है। उस पेड़, जो पेड़ तुमसे कुछ नहीं लेता, पेड़ तुमसे क्या लेता है? पेड़ तुमसे कुछ नहीं लेता, बल्कि पेड़ से तुम बहुत कुछ लेते हो। तो आदमी फिर भी उस पेड़ को काटने के प्रति कितना क्रूअल है। दुनिया में आज पूरा वातावरण, हमारा इकोलॉजी सिस्टम खत्म हो गया है, तो वहाँ भी एक कटाक्ष, एक आयरॉनिकली स्टेटमेंट इस पोएम में कवि के द्वारा बताया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इससे पहले दो लाइनें आप अपने बुक में देख सकते हैं, दी हुई हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज
आपने ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि लोग किस प्रकार से पेड़ों को काट रहे हैं. बट कैन दे किल अ ट्री? पर क्या वे पेड़ को काट सकते हैं? इट इज इजी टू डू सो. क्या ये करना सरल है? ऐसा करना सरल है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. चलिए हम पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि पोएट जो है वो पेड़ को काटने के लिए, हत्या करने के लिए क्या कहता है. फर्स्ट स्टेंजा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. यहाँ पर कुछ मीनिंग्स आप देख सकते हैं. जैब जो है पहली सेकंड लाइन में आया है. जैब माने किसी चाकू का घाव, छुरे का घाव जब किसी पर करते हैं तो पेड़ पर यदि हम छुरे का घाव करें, चाकू का घाव करें तो उस आघात से पेड़ को कुछ खास नुकसान नहीं होता है. तो पहली लाइन है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है, किसी चाकू छुरे के साधारण घोंपने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ये पेड़ धीरे धीरे धरती का, पृथ्वी का उपभोग करते हुए बड़ा हुआ है, उसका उपयोग करते हुए, उसको कंज्यूम करते हुए बड़ा हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. मिट्टी को खा करके, उसकी क्रस्ट माने जो ऊपर की सतह होती है, उसको खा करके, उसको फीड करके पेड़ बड़ा होता है. राइज आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ इट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. सालों से, कई सालों से ये धूप, वायु, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है. एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड, स्प्राउटिंग लीव्स. और उसकी सफेद धब्बे वाली छाल, लेप्रस हाइड, यानी यहाँ पर लेप्रस माने जो कोड़ी होता है ना, जिसको कोड़ की बीमारी हो जाती है, लेप्रोसी. तो हाइड माने यहाँ छाल से मतलब है जो उसकी पेड़ की छाल होती है, बाहरी सतह. स्प्राउटिंग माने होता है उगाना. तो उसकी कोड़ियों जैसी छाल से पत्ते निकले हैं. स्प्राउट यानी लीव्स, पत्ते निकले हैं. तो ये बताया गया है. एक पेड़ को मारने में काफी समय लगता है, चाकू की एक चुभन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह पृथ्वी से और भूपटल से जीवन लेता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठा है पेड़. इसलिए सूर्य की रोशनी, हवा, पानी को वर्षों से अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, समेटा है, और इसकी कोड़ियों जैसी छाल से पत्ते निकले हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. That means in this stanza, the poet states how a tree is to be cut. He says that a simple jab of the knife will not kill a tree. It is not easy to cut down a tree because the tree has grown slowly, consuming the earth. It has firmly established itself into the earth's crust, feeding and absorbing its powerful elements. Years of absorption of sunlight, air, and water from which the earth has made its growth so perfect that its jab can't kill it. The leaves shall sprout again after its leprous hide, and the jab won't do any harm to it. पत्ते दोबारा अपनी कोड़ियों जैसी खाल से उत्पन्न हो जाएंगे और चोट इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी. So first stanza is clear. Next stanza we see. So hack can chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twists, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size.
हैक यानी होता है काटना, कट बाय ब्लोज, यानी कुल्हाड़ी से हम उसको काटें तो ये हैक होता है। और चॉप माने फिर उस कटे हुए गट्ठल को हम टुकड़ों में काट दें, यानी चॉप कर दें उसको, जैसे प्याज को काटते हैं, प्याज को चॉप करते हुए। आपके स्क्रीन पर मैंने पिक डाल रखी हैं ताकि आपके अंदर ये इसकी इमेज क्लियर हो जाए कि पहले हैक किया जाता है, पेड़ को काटा जाता है, फिर उसको चॉप किया जाता है, टुकड़ों में गोल गोल उसके टुकड़े किए जाते, चॉप किए जाते हैं। तो कवि का कहना है कि इसे कुल्हाड़ी से काटो और टुकड़े टुकड़े करो। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, परंतु केवल ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, जरा सा भी ज्यादा दर्द इसमें नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो उसकी घायल छाल है, बार्क मानी छाल, जो पेड़ की छाल होती है जो कटने से घायल हो चुकी है, जो उसका द्रव निकलता है उसको खून बोला गया है। तो ब्लीडिंग बार्क यानी रक्त बहती हुई उसकी छाल हील कर लेगी, द्वारा फिर से उसका घाव भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विस्ट, और धरती के बिल्कुल अंदर से टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्ट यानी कर्ल्ड बल खाती हुई हरी कोपलें पेड़ की पौधों की फिर से फूट पड़ेंगी। मिनिएचर बाउज, वो मिनिएचर मान छोटी, स्मॉल, टिनी, नन्ही नन्ही बड़ी टहनियां, बाउज वे नन्ही शाखाएं, विच इफ अनचेक्ड यदि उन्हें न रोका गया, विल एक्सपेंड अगेन, तो वो फिर से आकार ले लेंगी टू फॉर्मर साइज, और पहले जैसे आकार में वो पहुंच जाएंगी। यहाँ पर आप देखें सिंबॉलिकली कवि ने बताने की कोशिश की है कि आप यदि पेड़ को जिस तरह से काटते हैं तो पूरा काटें, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रह गया तो फिर से उसमें पौधे की टहनियाँ आएंगी, पत्ते उगेंगे और वो फिर से बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसी तरीके से आदमी को अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। जरा सा भी यदि लेस मात्र भी बुराई अंदर रह गई तो आपके अंदर फिर से वो बुराइयां बढ़ करके बड़ा रूप ले लेंगी। इसलिए पेड़ को काटो, चीरो, परंतु अकेले इससे काम नहीं चलेगा, काफी दर्द से काम नहीं चलेगा। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, not so much pain will do it. खून निकालती छाल, ब्लीडिंग बार्क ठीक हो जाएगी और पृथ्वी के पटल से मुड़ी हुई टहनियां निकलेंगी, छोटी शाखाएं जिन्हें यदि रोका नहीं गया तो वे द्वारा अपने पहले साइज तक बढ़ जाएंगी। In this stanza the poet continues with its ironic tune as to how a tree is to be killed completely. इस स्टैंजा में कवि व्यंग करके फिर से आवाज वो ये कहता है कि एक पेड़ को पूरी तरीके से मारा जाए। The poet says that cutting with heavy blows and cutting to pieces the tree will not be killed. भारी हमले किए जाएं और टुकड़ों में काटने से भी पेड़ मारा नहीं जाएगा। The bark that oozes out its sap like the blood shall soon heal, and from close to the ground the curling twist shall sprout again. जो उसकी खाल है, जो इसका रस वो खून की तरह निकालती है, जो रस निकलता है पेड़ के कटने पर, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी और इसकी जमीन के पास होते हुए इसमें से घुंघराली टहनियां फिर से निकलेंगी। Hacking and chopping would definitely cause pain to the tree, but the wound will soon heal up. काटने या हैकिंग करने से वृक्ष को पक्के रूप से दर्द होगा, परंतु ये घाव शीघ्र ही भर जाएगा। Heal up. The fighting spirit of the tree shall soon revive its full strength, and the tree shall assume its own original form, with new leaves and small boughs. पेड़ के लड़ने की जो आत्मा होती है शीघ्र ही अपनी पूरी ताकत प्राप्त कर लेगी यदि पूरी तरीके से नहीं उसको चॉप किया गया, और पेड़ नए पत्तों और छोटी टहनियों के साथ अपनी मूल ताकत उत्पन्न कर देगा। The tree shall be full sized again as it was before being cut or killed. पेड़ फिर से अपना पूरा साइज का ले लेगा जैसे कि वो काटने या मारने से पहले था। Therefore it is not easy to kill a tree with these measures. इसलिए इन तरीकों से तो पेड़ को मारना आसान नहीं है। जिस प्रकार से हमारे अंदर कोई बुराई है उस बुराई को हमें चॉप करके बिल्कुल
पूरी तरीके से खत्म करना है। जरा सी भी बुराई यदि वो हमारे मन के अंदर रह गई तो फिर वो बुराई फिर से उगेगी और फिर से आपको वो बुरा बना देगी। इसलिए यदि आपने ठान लिया है तो पूरी तरीके से काटो उस चीज को। इस तरह का व्यंग कवि कहता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए थर्ड। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। वो कहता है कभी यहां पर एंकरिंग अर्थ ये शब्द आया है। एंकरिंग माने एंकर, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि संस्कृति पढ़ी हो आपने भारत के हमारा धर्म शास्त्रों में कि शेषनाग भी पृथ्वी को रखे हुए हैं अपने सिर पर, यानी कोई ना कोई एक एंकर। एंकर माने कि एक जैसे लंगर होता है ना समुद्र में, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे जहाज को पकड़े रखा जाता है किनारे पर, तो कुछ ना कुछ तो उस पृथ्वी को अटके हुए। इसी प्रकार से पेड़ भी इस जड़ों से अटका हुआ, यानी जड़ जो है उस पेड़ के लिए एक एंकर का काम करती हैं, एक लंगर का काम करती हैं, जो उस पेड़ को बनाए रखती हैं, सहारा देती हैं। ठीक है, तो वो कभी कहता है नो, नहीं, ऐसा नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसकी तो जड़ धरती से बाहर निकलती है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जहां तक वो फैली हुई है। इट इज टू बी रोप्ड, इसको रस्सियों से बांधना होगा, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और इसको झटके के साथ, एक पूरी ताकत के साथ बाहर खींचना पड़ेगा। कहां से? और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरीके से खींचना पड़ेगा। यदि पेड़ को उखाड़ के फेंकना है तो पूरी तरीके से इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी जिसको कि ये गुफा की तरह, जैसे गुफा में कोई जानवर रहते हैं छोटे छोटे, चूहे, नेवले वगैरह, ऐसे ये पेड़ ने अपनी जड़ें इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी की गुफा में बांध रखी हैं। इस पेड़ को पूरी तरीके से नोच करके उन जड़ समेत खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक भाग संवेदनशील भाग है। जो जड़ हैं वर्षों से धरती के अंदर हैं, और निकाल करके हमें उसको बेसहारा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जड़ें इसको सहारा दिए हुए हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जड़ को उखाड़ आश्रय देने वाली पृथ्वी से, जो इसको आश्रय दे रही है, सहारा दे रही है, उस पृथ्वी से हमको खींचना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, इसको रस्सी से बांधना होगा, खींचना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो गुफा रूपी इस जमीन में, भूमि से एकदम से खींचना होगा, और झटके से पूरी तरीके से एंटायरली इसको खींचना पड़ेगा। आपने देखा कि पहले के स्टेंजा में जो कवि है वो ये कहता था कि भिन्न भिन्न तरीके क्या हो सकते हैं जिससे कि आदमी पेड़ को काट सकता है, परंतु द्वारा उग जाएगा। But in this stanza, the poet has come out with another technique. इसमें दूसरी टेक्निक बताता है कवि, हाउ टू किल इट कंप्लीटली, कि हम कैसे पेड़ को पूरी तरीके से मार सकते हैं। The poet says that if one intends to kill the tree completely, one must pull its root out of the anchoring earth that holds it tight. कवि दूसरी टेक्निक कहता है कि पूरी तरीके से यदि इसको मारना है तो फिर पेड़ को पूरी तरीके से पृथ्वी द्वारा जो जकड़ा हुआ है इसको, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। सख्ती से जो इसको पकड़े हुए है, मजबूती से जो पृथ्वी इस पेड़ को पकड़े हुए है जड़ों से, उस जड़ को रस्से से बांधना पड़ेगा और उसको खींचना पड़ेगा। ड्यूरिंग सो विल फिनिश द कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे यहां उसने क्या कहने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और फिर जब जड़ों से खींच लेंगे पेड़ को तो फिर वो पेड़ एक्सपोज हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, बिल्कुल बाहर दिख जाएगा। उसमें एक एक चीज पेड़ की दिखने लगेगी, बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है पेड़ जब उसको हम खींच के निकाल देते हैं जड़ समेत। इसका जो सोर्स है, जड़ें, वो भी दिखने लगती हैं, वृक्ष की ताकत दिख जाती है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड ऑन एंड द सोर्स वाइट एंड वेट, और जो इसकी ताकत है, जो अत्यधिक
सफेद है, गीली है, द मोस्ट सेंसिटिव, अत्यधिक नाजुक है, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो वर्षों से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई है, वो दिख जाएगी. In this stanza, the poet continues to tell the process of killing a tree. If its root is pulled out by roping and pulled out, its strength will be snapped from its source. पूरी तरीके से दम से यदि खींचा जाए तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सोर्स है, जो जमीन के अंदर जड़ें हैं, वो बाहर निकल जाएंगी. द रूट शैल लुक वाइट एंड वेट, और जब वो जड़ें दिखती हैं तो वो कैसी होती हैं? सफेद होती हैं, गीली होती हैं. एक्सपोज टू द सन एंड एयर, और फिर वो सूर्य और हवा में बाहर एक्सपोज हो जाएंगी. द वाइट रूट शैल नॉट सर्वाइव एंड शैल सून स्टार्ट डिकेइंग, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी जड़ें, वो नष्ट हो जाएंगी. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री. आप जानते हैं कि जड़ जो होती हैं, रूट, वो पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है. इट इज एक्चुअली द लाइफ गिविंग पार्ट ऑफ द ट्री हिडन इनसाइड द अर्थ. ये वो पार्ट होता है जो उस पेड़ को जीवन देता है और जो पृथ्वी के अंदर छिपा रहता है. और व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, जब ये जड़ें बाहर निकल आती हैं, पृथ्वी के बाहर हो जाती हैं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीज अल्टीमेट डेथ. तो फिर आप मान के चलें कि पेड़ की अंतिम मृत्यु होने को है. मतलब है कि आपको बुराइयों को जड़ से खत्म करना पड़ेगा, उनकी जड़ों को निकालना पड़ेगा. आपके अंदर जो बुराइयां जमी हुई हैं, एक भी जड़ यदि रह गई तो फिर से बुराइयां उगेंगी. तो यदि पेड़ को काटना है तो जड़ से खींचना पड़ेगा. वो व्यंग कर रहा है कवि कि हे पेड़ को काटने वाले, तू इतना काटना कि इसकी जड़ों को खींचना, नोच लेना इसको. मतलब वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति यदि बुराइयों को खत्म करना है तो अपने अंदर से बुराई की एक एक जड़ को खत्म करना है. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. और फिर काम है इसे धूप और हवा में सुखाने का और इसका दम घोंटने का, इसको सुखाने का, इसको कठोर बनाने का. स्कॉर्चिंग माने झुलसना, ये सूर्य की धूप में झुलस जाए, गेटिंग स्कॉर्च्ड इन द सनशाइन. चॉकिंग माने मरना, डाइंग. ब्राउनिंग, भूरा हो जाएगा ये धूप में. हार्डनिंग, सख्त हो जाएगा, बिल्कुल कड़क हो जाएगा, जब जड़ से निकल जाएगा तो सूख जाएगा. ट्विस्टिंग, मुड़ जाएगा. कर्लिंग इसका हो जाएंगी, कोई इसका सीना तान के ये पेड़ अब नहीं रह पाएगा. विदरिंग यानी ड्राइंग, मुरझाना, मुरझाएगा. एंड देन इट इज डन, और फिर ये मर जाएगा. In this stanza, the poet is describing the final processes of the killing of a tree. When the root of the tree is pulled out and is exposed to the sun and air, the sun starts drying it up with its burning heat. The root starts getting choked and dying. मतलब कि वृक्ष की जड़ बाहर खींच करके निकाल दी जाती है और फिर सूर्य और हवा के सामने खुली छोड़ दी जाती है. तो सूर्य की गर्मी जलाने वाली जो गर्मी है, इसको सुखाना शुरू कर देती है. जड़ खत्म हो जाती हैं, मरने लगती हैं. उसकी गर्मी से जड़ें भूरी हो जाती हैं. सफ़ेद थी वो, अब तक वो भूरी होने लगती हैं. और इसकी नमी के सूखने के कारण ये पेड़ सख्त हो जाता है, इसका रंग भूरा हो जाता है, मुरझा जाता है, मरने जैसी अवस्था इसकी हो जाती है. बिल्कुल ये कर्लिंग मतलब ट्विस्टिंग, मुड़ना, जैसे बुढ़ापे में आदमी हो जाता है, ऐसा हो जाता है. और ये वृक्ष की वास्तविक अंत है, यही पेड़ का वास्तविक मरना है. The ironical treatment of the poet is a big taunt to the whole who never value the trees in the ecological balance of nature that nurtures all living beings. कवि का जो व्यंग है यहाँ पर मनुष्यों के लिए इतना बड़ा ताना है, टॉन्ट है, कि कभी वृक्षों की प्रकृति के पर्यावरण संतुलन में तो जो सभी जीवित चीजों को जीवन देती है, कीमत नहीं समझते लोग. इसके विपरीत कवि कहता है, इनवर्सली द पोएट एक्सर्ट्स दैट ट्रीज नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्लांटेड इन एज मेनी नंबर्स एज पॉसिबल. वृक्षों का सम्मान होना चाहिए, जितना संभव हो सके उतना उन्हें लगाना चाहिए. तो पोएम आपको बच्चों समझ में आई होगी. चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, Can a single jab of the knife kill a tree? Why not? क्या छुरे के साधारण आघात से पेड़ मर सकता है? यदि नहीं तो क्यों?
No, a simple jab of the knife wouldn't be enough to kill a tree. कोई भी साधारण छुरे का घाव पेड़ को पर्याप्त नहीं है मारने के लिए, बिकॉज इट विल हील इट सेल्फ आफ्टर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय बाद ही अपने को फिर से ठीक कर लेगा, हील कर लेगा, घाव भर जाएंगे। इफ इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय अपरूटिंग इट टोटली, यदि इसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं किया जाता है तो फिर ये घाव उसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 है, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। पेड़ पूरे आकार का कैसे बना, उन शब्दों की सूची बनाओ जो इसके जीवन और गतिविधि की ओर संकेत करते हैं, इसकी लाइफ और एक्टिविटी की ओर सजेस्ट करते हैं। उन शब्दों की सूची बनाओ कि पेड़ पूरे आकार का फुल साइज का कैसे बना। द ट्री हैज कंज्यूम्ड द अर्थ एंड फेड ऑन इट्स क्रस्ट, पेड़ ने पृथ्वी को कंज्यूम किया है, उसी से वो बड़ा हुआ है, कंज्यूम करके ही उसी की भूपर्पटी जो होती है, क्रस्ट जमीन जो होती है, मिट्टी, उससे ही उसने भोजन प्राप्त किया है। इट हैज एब्जॉर्ब्ड लाइट, एयर एंड वाटर फॉर ईयर्स, कई सालों से इसने अपने आप में प्रकाश, हवा, पानी को अवशोषित किया है, अपने अंदर लिया है। द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटीज आर, इस पोइम में जो शब्द सूची हम यदि बात करें जो जीवन और इसके क्रियाकलापों की बात करते हैं तो वो इसमें शब्द आए हैं कंज्यूमिंग, राइजिंग, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग। ये शब्द बताते हैं कि पेड़ पृथ्वी से सब कुछ लेता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। ब्लीडिंग बार्क यानी रक्त बहती हुई, ब्लीडिंग मान होता है रक्त बहना, तो रक्त बहती हुई घायल जो इसकी छाल है, पेड़ की छाल, उसका क्या अर्थ है, इसका खून क्यों बह रहा है। What makes it bleed? आंसर देखें, the bleeding bark refers to the bark of the tree which gives out a liquid after it is cut or hurt. ब्लीडिंग बार्क से मतलब है कि इसके पेड़ की छाल, जब पेड़ को काटा जाता है तो इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है। इट इज कट और हर्ट, जब इसको चोट पहुंचाई जाती है, कट किया जाता है तो एक गोंद जैसा आपने हल्का लिक्विड, आपने भी देखा होगा बच्चों, तो लिक्विड निकलता है, उसी को ब्लीडिंग बार्क बोला गया है। इट इज ब्लीडिंग, और ये बह रही है, खून बह रहा है, बिकॉज इट हैज बीन हैक्ड एंड चॉप्ड, क्योंकि इसको काटा गया है, काटने के बाद इसको चॉप किया गया है, टुकड़े टुकड़े इसके किए गए हैं। क्वेश्चन 4 है, द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। आप थर्ड स्टेंजा देखेंगे तो उसकी शुरुआत में कवि कहता है नो, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, कवि से इस नो का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका, उससे वो क्या अभिप्राय है उसका। The poet says no in the beginning of the third stanza to highlight the fact. कभी थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में नो कहता है क्योंकि ये इस तथ्य को प्रकाशित करता है that it cannot be killed merely with jab of a knife, कि पेड़ को केवल चाकू के घाव से ही मारा नहीं जा सकता, और बाय हैकिंग एंड चॉपिंग, या फिर इसको काट करके या टुकड़े टुकड़े करके नहीं मारा जा सकता। You will have to do something more than that. आपको कुछ इससे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये केवल काटा गया तो फिर से इसके अंदर पेड़ के अंकुर आते हैं, पत्तियां स्प्राउट होती हैं, पत्तियां आती है, फिर से वो पेड़ दोबारा वैसा बन जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें, What is the meaning of the anchoring earth and earth cave? इस पोएम में दो शब्द आए हैं, एंकरिंग अर्थ यानी होती है थामने वाली धरती, जो धरती को थामे हुए है इसकी जड़ें, तो एंकरिंग अर्थ, और दूसरा शब्द आया है अर्थ केव यानी धरती की गुफा। तो इनसे क्या अर्थ है इन दो शब्दों से, तो पहले देखते हैं एंकरिंग अर्थ। एंकर माने मैंने बताया आपको, जैसे इस स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, एंकर समुद्र में जहाज को जैसे रोकते हैं, ऐसे पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो एंकर का काम करती हैं। द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ द ट्री फॉर्म अ वेरी टाइट ग्रिप लाइक एन एंकर। जो पेड़ की मिट्टी होती है सॉइल, और उसकी जड़ें होती हैं रूट्स पेड़ की, वो बहुत टाइट ग्रिप के साथ में, एंकर की तरह, एक लंगर की तरह टाइट ग्रिप के साथ में पेड़ से रहती हैं, लगी रहती हैं। एंड इट कीप्स इट रूटेड, और ये बिल्कुल जमीन के अंदर तक काफी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है जितना पेड़ ऊपर ऊंचा होता है उतना ही इसकी जड़ें नीचे होती है, ऐसा कहा जाता है। एज अ केव गिव्स शेल्टर, जैसे कि कोई गुफा होती है केव, वो शरण देती है छोटे छोटे जानवरों को, जो चूहे होते हैं, नेवले होते हैं, ऐसी चीजों को शरण देती है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से द अर्थ गिव्स शेल्टर टू द रूट्स,
उसी प्रकार से पृथ्वी शरण देती है, शेल्टर देती है, आश्रय देती है जड़ों को, रूट्स को। एंकरिंग अर्थ रिफर्स टू द सॉइल इन विच द रूट्स ऑफ द ट्री आर केप्ट हिडन। एंकरिंग अर्थ से मतलब है कि वो मिट्टी जिसमें कि पेड़ की जड़ें हिडन, छिपी रहती हैं। अर्थ केव ऑल्सो रिफर्स टू द सेम। इसी प्रकार से जो पृथ्वी की गुफा है वो भी इसी तरीके के अर्थ में है। क्वेश्चन 6 देखें, व्हाट डज ही मीन, द पोएट मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। इसमें ये लाइन आई है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इस बात का। आंसर देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री आर इट्स रूट्स। पेड़ की ताकत होती है इसकी रूट्स, जड़ें। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब पेड़ को खींचा जाता है जड़ों समेत, द रूट्स आर एक्सपोज्ड, तो इसकी जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं, वो इसकी ताकत होती है। 7th लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। पेड़ अंत में मरता कैसे है, कैसे मरता है पेड़ आखिर में फाइनली। तो आंसर देखें, व्हेन द ट्री इज एंटायरली अपरूटेड, जब पेड़ को जड़ समेत पूरी तरीके से खींचा जाता है, पूरी तरीके से, इट लाइज एक्सपोज्ड इन द सन एंड एयर, तो फिर सूर्य और हवा में एक्सपोज हो जाता है, इसकी जड़ें खुल जाती हैं। इट ड्राइज अप, ये सूखने लगता है। इट लॉसेज ऑल इट्स लीव्स, इसकी सारी पत्तियां लॉसेज, खो जाती हैं, गिर जाती हैं, सूख जाती हैं। एंड गेट्स ब्राउन, और ये पेड़ भूरा हो जाता है। ट्विस्टिंग, हार्डनिंग, ड्राइंग, इट डाइज, और फिर ये आखिर में मुड़ करके, यानी भूरा होके, सख्त होकर के, सूख करके अंत में ये पेड़ मर जाता है। फाइनली इट डाइज। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे, पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कृपा करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपको बनाते रहें, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मोबाइल में आप देखिए, आपके में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आपको टच करना है। इसको टच करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बदल जाएगा। आपको बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको जरूर दबाना है। इसके दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन रहेगा ऑल। इस ऑल को आप दबाएंगे तो इसके दबाते ही मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन करना, दोनों बहुत जरूरी है। और भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे पिछले आपके लेसन्स की क्वेश्चन आंसर की लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन लिंक के द्वारा वीडियो देख सकते हैं। और ग्रामर वगैरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह के हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, थंब इंप्रेशन दबाएं ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको हम लाते रहें। थैंक यू।